discussing about types of cooperative society. In the previous video, I have told you about the features, merits, demerits of a cooperative society. So let's move ahead with the type of cooperative societies. As you can see in the screen, I have mentioned various types of cooperative society. Let's discuss the name of all of them one by one. The first one is consumer cooperative society. Second one is producers cooperative society. Third one is marketing cooperative society. Fourth one is credit cooperative society. Fifth one is housing cooperative society, and the sixth and the last one is farming cooperative society. Okay, so we will be going to discuss each of them, not in too much detail, but yeah, a little bit of them. Okay, and yeah, these all 6 types of cooperative society are there in your book in the same manner in which I have written here. So yeah, let's discuss the first one of it, like that is consumer cooperative society. The first one is consumer cooperative society. ठीक है, to protect the interest of general consumer by making consumer goods available at a reasonable price. इसमें क्या होता है, जितने भी लोग होते हैं इस सोसाइटी के मेंबर्स, उनका मेन मोटिव ये होता है कि जितने भी जनरल कंज्यूमर मतलब जो जनरल चीज़ें कंज्यूमर गुड्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके खाने पीने की चीज़ें हो गई, आपका साबुन वगैरह हो गया, आपके टूथपेस्ट वगैरह हो गए, और जितने भी आपका फर्नीचर वगैरह हो गया, और जितने भी आपके कंज्यूमर गुड्स होते हैं, उनको चीप रेट्स पे, अच्छे रेट्स पे, नॉट एट अ वेरी हाई प्राइस बट एज अ रीजनेबल मतलब कि ना ज़्यादा महंगा ना ज़्यादा सस्ता, ऐसे प्राइजेज में जनरल पब्लिक को अवेलेबल कराना है, ये इनका मोटिव होता है. ठीक है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी का. सेकंड है हमारा प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी. To protect the interest of small producers by making available items of their need for production like raw material, tools, equipments, machinery, etc. Bayanika Haryana Handloom is an example of producers cooperative society. Producers cooperative society क्या होते हैं, ये जितने भी प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है, स्मॉल प्रोड्यूसर्स जो ज़्यादा बड़े लेवल प्रोडक्शन नहीं करते हैं चीज़ों का, स्मॉल लेवल प्रोडक्शन करते हैं, उन प्रोड्यूसर्स को रॉ मटेरियल अवेलेबल कराना, मतलब कि जो चीज़ उनकी ज़रूरत हो, जिन चीज़ों की उनको ज़रूरत हो किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करने में एट अ स्मॉल लेवल, तो उन चीज़ों का अवेलेबल कराने में, जैसे कि रॉ मटेरियल अवेलेबल कराने में, टूल्स अवेलेबल कराने में, इक्विपमेंट्स अवेलेबल कराने में, मशीनरी अवेलेबल कराने में हेल्प करते हैं. ठीक है, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव क्या होती है, प्रोड्यूसर्स एक साथ मिलके एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं, जहाँ पे सारे स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं. ठीक है, जहाँ पे वो जो उनकी नीड्स होती है किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे कि रॉ मटेरियल हो गया, टूल्स हो गया, इक्विपमेंट हो गया, मशीनरी हो गया, उसे रीजनेबल रेट पे अवेलेबल कराते हैं, खुद को भी और अलग स्मॉल प्रोड्यूसर्स को भी. ठीक है, जैसे कि बयानिका एंड हरियाणा हैंडलूम एक एग्जाम्पल है प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी का. ठीक है, थर्ड वन हमारा है cooperative marketing society. These societies are formed by small producers and manufacturers who find it difficult to sell their product individually. मतलब कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी उन लोगों द्वारा बनाई जाती है, उन स्मॉल प्रोड्यूसर्स और उन मैन्युफैक्चरर द्वारा, जिनका सामान मार्केट में ड्यू टू कंपटीशन और ड्यू टू सम अदर रीज़न प्रॉपरली मार्केट में बिक नहीं पा रहा होता है. ठीक है, अगर वो इंडिविजुअली बेच रहे होते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग एक साथ बन के एक कम्युनिटी बना लेते हैं, दैट इज़ कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी बना लेते हैं, और फिर मिल के सामान को बेचते हैं, नॉट इंडिविजुअली बट एज अ होल. ठीक है, तो ऐसा क्या होता है, उनका सामान ईजिली मार्केट में बिक जाता है और उनको प्रॉफिट भी हो जाता है. ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है. कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी, these are voluntary association of small farmers who join together to obtain the economies of large scale farming. मतलब कि छोटे छोटे फार्मर्स एक साथ मिलके एक सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं, जिसमें उनका एम क्या होता है कि वो लार्ज स्केल फार्मिंग का पार्ट बन सकें. In India, farmers are economically weak and their land holding are small. इंडिया में फार्मर्स इकोनॉमिकली मतलब कि पैसों से वो कमज़ोर होते हैं. सब कमज़ोर नहीं होते हैं, लेकिन मान लो अगर 60% मजबूत हैं तो 40% वीक भी हैं.
इकोनॉमिकली, मतलब पैसों से 40% मजदूर या 50% मजदूर या उससे ज़्यादा वीक भी है। सभी मजदूर अमीर नहीं होते हैं, ना ही सभी मजदूर गरीब होते हैं, ठीक है। तो इंडिया में फार्मर्स जो है इकोनॉमिकली वीक हैं और उनकी लैंड होल्डिंग्स भी स्मॉल है, मतलब उनके पास छोटे छोटे लैंड्स हैं, तो बड़े बड़े नहीं हैं। In their individual capacity, they are unable to use modern tools, seeds, fertilizer, etc. अब क्योंकि उनका लैंड छोटा है तो उसमें वो लोग मॉडर्न टूल्स, सीड्स को, फर्टिलाइज़र को प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाते, क्योंकि अगर मान लो आपके पास एरिया ही कम है तो क्या आप मकान बड़ा बना सकते हो? नहीं। वैसे अगर उनके पास एरिया ही कम है तो वो बड़े बड़े टूल्स, ज़्यादा सीड्स और ज़्यादा फर्टिलाइज कैसे कर पाएंगे अपने लैंड को? जितना बड़ा जगह होगी उतनी बड़ी जगह उतने ज़्यादा सीड्स तो उगा पाओगे ना, उतने ज़्यादा सीड्स तो शो कर पाओगे। दे पूल देयर लैंड्स एंड डू फार्मिंग कलेक्टिवली, तो वो लोग क्या करते हैं, एक साथ एक सोसाइटी बनाते हैं और सबके लैंड मिला के एक बड़ा सा लैंड कर लेते हैं और अपनी जितनी भी रिसोर्सेज होती हैं, जैसे कि मॉडर्न टूल्स हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गई, सीड्स को, उन सबके सीड्स को मिला के उस सबके लैंड में मिला के एक साथ लगाया था। मतलब कि पहले सब लोग एक साथ अपना अपना लैंड दे देते हैं तो एक पूरा लैंड बन जाता है, फिर उस लैंड पर सब लोग एक साथ अपनी अपनी रिसोर्सेज पूल करके एक साथ ला के उस लैंड पर लगाते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी टू मैक्सिमम एग्रीकल्चर आउटपुट। अब क्या होगा, इतने सारे लोगों को लैंड मिला तो लैंड भी बड़ा हो गया, इतने सारे लोगों की रिसोर्सेज मिली तो हमारा मॉडर्न टूल जितने हुए वो भी ज़्यादा हो गया, सीड्स भी ज़्यादा मिल जाएंगे, फर्टिलाइजर भी ज़्यादा मिल जाएंगे। और अगर किसी और फार्मर के पास कोई ऐसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी हुई जो थोड़ी चीप भी है और अच्छी भी है तो वो भी हमें मिल जाएगी। अब जब सबका कलेक्टिवली मिला के हम लोग सारे फार्मर्स को कलेक्टिवली मिला के उनके रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे, उनके लैंड को एक साथ यूज़ करेंगे, तो जो एग्रीकल्चर आउटपुट एक इंडिविजुअल क्रिएट करेगा उससे ज़्यादा एग्रीकल्चर आउटपुट एक कोऑपरेटिव सोसाइटी क्रिएट कर पाएगी, ठीक है। अब ज़्यादा एग्रीकल्चर आउटपुट मतलब ज़्यादा पैसा मिलेगा उसको बेचने में और ज़्यादा प्रॉफिट फार्मर्स का होगा, उससे ज़्यादा जितना वो इंडिविजुअली नहीं कर पाते, ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअली उनके पास स्मॉल लैंड होल्डिंग्स थी, ठीक है, लैंड होल्डिंग कम थी तो वो प्रॉपरली रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं कर पाते थे, ठीक है। तो इसलिए कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी बनाई जाती हैं ताकि सारे फार्मर्स एक साथ आएँ, उसके मेंबर बने, ठीक है, अपनी सारी रिसोर्सेज पूल करें सोसाइटियाँ, मतलब कि सारे रिसोर्सेज कलेक्टिवली कलेक्ट करें और फिर उसको लैंड को कलेक्टिवली कलेक्ट करें और फिर उस सब पूरे लैंड में सारे रिसोर्सेज लगा दें, ठीक है। फिर जो आउटपुट निकलेगा ऑब्वियसली बहुत अच्छा निकलेगा, जिसकी वजह से मार्केट में अच्छे से बिकेगा और फिर प्रॉफिट सारे फार्मर्स को एक साथ होगा, जो भी प्रॉफिट होगा वो इक्वली सब में डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। ये था हमारा ऑल अबाउट कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी। अब हम लोग पढ़ेंगे कि हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है। व्हाट इज हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी? These societies are formed to provide residential houses to members, मतलब कि जो भी लोग हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं, ठीक है, ये सोसाइटी किस लिए बनाई जाती हैं कि किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में अगर हम उस सोसाइटी के मेंबर्स को जो है रेजिडेंशियल हाउसेस प्रोवाइड कराना चाहते हैं तो उन रेजिडेंशियल हाउसेस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए ये हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाती हैं। दे परचेज लैंड, ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती हैं, लैंड खरीदती हैं, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी आर्टिफिशियल पर्सन उसके नाम पे लैंड खरीदा जा सकता है। डिवेलप इट, उसको डेवलप करती हैं, उसके ऊपर हाउसेज और फ्लैट्स को बनाती हैं और फिर जो जो मेंबर होते हैं उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के, क्योंकि देखो लैंड खरीदा तो मेंबर्स के पैसों से ही गया होगा, तो जो जो मेंबर्स होते हैं उनको ही उस पर्टिकुलर लैंड पे जितने भी फ्लैट्स और हाउसेस बने होते हैं उनको अलॉट कर दिए जाती हैं। सम सोसाइटीज़ ऑल्सो प्रोवाइड लोन एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट टू मेंबर्स टू कंस्ट्रक्ट देयर ओन हाउसेस, ठीक है। अब मान लो कुछ मेंबर्स जो है उनको बने बनाए फ्लैट नहीं चाहिए, वो अपना खुद का घर बनाना चाहते हैं उस लैंड पे जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी ने खरीदा है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी हर इंडिविजुअल मेंबर को ये राइट देती है कि हाँ आप हमसे कुछ लोन ले लीजिए, लो रेट पे हम आपको लोन लेंगे, इंटरेस्ट रेट लो पड़ेगा, तो आप अपना इसी लैंड पे अपना खुद का घर बना सकते हैं अपनी इच्छा से। यू डोंट बी फोर्स्ड फॉर बाइंग द फ्लैट विच वी बिल्ड फॉर यू, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, द एम्प्लॉयज़ हाउसिंग सोसाइटी, एम्प्लॉयज़ हाउसिंग सोसाइटी जो है वो हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी की एग्जाम्पल है, एंड मेट्रोपोलिटन हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो बेसिकली कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी क्या होती है, जब किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स को हमें रेजिडेंशियल हाउसेस प्रोवाइड करने होते हैं तो वो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी भी फॉर्म करती है, ठीक है। पहले से एग्जिस्टिंग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी
क्रिएट करती है। और फिर वो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी लैंड परचेज करती है, उस लैंड को डेवलप करती है, वहाँ पे हाउसेज और फ्लैट्स बनाती है, और फिर जो उसको एग्जिस्टिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी के पहले से मेंबर होते हैं उनको ये हाउसेज अलॉट हो जाते हैं। अगर कोई मेंबर चाहता है कि वो उस पर्टिकुलर फ्लैट को नहीं खरीदना चाहता है जो पर्टिकुलर बनाया गया है, तो उसको ये भी सुविधा दी जाती है कि वो लो इंटरेस्ट रेट पे लोन्स ले सके और ख़ुद का मकान वहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर सके। ठीक है, एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दिए। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, द एम्प्लॉयज हाउसिंग सोसाइटी एंड द मेट्रोपोलिटन हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। ओके, सो नाउ वी विल रीड अबाउट द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, दैट इज क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। व्हाट इज क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी? क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी आर एस्टेब्लिश्ड फॉर प्रोवाइडिंग ईजी क्रेडिट। ईजली क्रेडिट मतलब कि जो मेंबर्स हैं किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के, उनको ईजिली उधार मिल जाए, उनको ईजिली उधार प्रोवाइड करने के लिए पहले से एग्जिस्टिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी अपनी एक अलग कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, ऑन रीजनेबल टर्म्स टू द मेंबर्स, कुछ रीजनेबल टर्म्स दिए जाते हैं मेंबर्स को, उसके बेसिस पे। द मेंबर्स कंप्रोमाइज ऑफ पर्सन हु सीक फाइनेंशियल हेल्प इन द फॉर्म ऑफ लोन। मेंबर्स, अच्छा, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के वही लोग मेंबर्स होते हैं जिनको फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत होती है लोन के फॉर्म में। अगर आपको फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत नहीं है इन द फॉर्म ऑफ लोन, तो यू कैन नॉट बी अ मेंबर इन अ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। एनीवन हु वांट्स टू बी अ पार्ट और मेंबर इन अ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, he should be comprised of a person, he should be a person seeking financial help in the form of loan. The aim of such societies is to protect the member from the exploitation of lender. एक्सप्लॉइटेशन ऑफ लेंडर मतलब कि अगर आप किसी से उधार लो तो वो आपको एक्सप्लॉइट करता है कि हाँ वापस करो, नहीं तो तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दूंगा, 1 साल हो चुका है, तुमने वापस नहीं किया और आप कुछ मजबूरी की वजह से वापस नहीं कर पाए, तो वो आपको एक्सप्लॉइट करता है, परेशान करता है। तो ऐसी परेशानियों से सोसाइटी के मेंबर्स को बचाने के लिए क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी खोली जाती है ताकि उन्हें फाइनेंशियल हेल्प इन द फॉर्म ऑफ लोन दे जा सके। Such societies provide loan to members out of the amount collected as capital and deposit from the member and charge low rate. देखो पहले सोसाइटी एग्जिस्ट कर रही होती है, अब जो सोसाइटी के अच्छे लोग होते हैं जिनको फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत नहीं है वो तो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का पार्ट नहीं बनेंगे, लेकिन अगर जिनको ज़रूरत होती है वो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का पार्ट बन जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जितने भी लोगों को कैपिटल कलेक्ट करके पैसा इकट्ठा होता है, ठीक है, डिपॉजिट होता है अलग अलग मेंबर्स से, वो अलग अलग मेंबर्स को बांट दिया जाता है। सच सोसाइटीज प्रोवाइड लोन टू मेंबर्स आउट ऑफ द अमाउंट्स कलेक्टेड एज कैपिटल। जो कलेक्ट होता है अमाउंट कैपिटल के तरीके उसी से निकाल के पैसा दिया जाता है मेंबर्स को, और वो भी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में। ठीक है, तो ये था हमारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये बेसिकली इसलिए खोली जाती है, पहले अगर किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऐसे लोग हैं जिनको फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है और वो बाहर से पैसा ले रहे हैं, तो उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है थ्रू लेंडर और थ्रू बैंक और थ्रू एनी अदर पर्सन from whom they are lending money. Okay, so lending financial help, so they can ask this help from the credit cooperative society by becoming the member of their society. Basically that they are basically created for seeking help to the needy people who are financially not so strong. Okay, so today we have read about different types of cooperative society. So for today's video, this much is enough. In the next video, we will be discussing about what is joint stock company and its feature, including some of its merits. So just till then see the video, and if you have any doubts or any confusion, you can ask me through comment section or through WhatsApp as per your wish. So thank you and have a nice day.